तो ट्वेल्थ नाइट, सबसे पहले इस प्ले के टाइटल पे ही आते हैं। ये जो प्ले है ये ट्वेल्थ नाइट नाम दिया गया है। तो कैन एनीवन टेल दैट व्हाई दिस प्ले हैज बीन गिवन द नेम, सच काइंड ऑफ नेम, ट्वेल्थ नाइट, यानी 12वीं रात। ठीक है। अच्छा, बिफोर दैट वी शुड कम ऑन द जॉनर ऑफ द टेक्स्ट। तो यू शुड नो दैट दिस इज अ कॉमेडी। ठीक है, ये कॉमेडी है। पूरे प्ले में कहीं पर भी कोई ट्रेजेडी हैपन नहीं होती है। ट्रेजेडी है फिजिकल वन नहीं है, आप साइकोलॉजिकल वन ट्रेजेडी कह सकते हैं। आप सभी ने सभी ने इस प्ले को पढ़ रखा है। तो अगर मैं पूछूं कि साइकोलॉजिकल वन ट्रेजेडी क्या हो सकती है, मतलब इसमें एक ट्रेजेडी दिखाई गई है, फिजिकल तो नहीं है, साइकोलॉजिकल बोल सकते हैं। जो सेबेस्टियन और वियोला होते हैं ना, तो उनको दोनों को लगता है कि वो आपस में, वो समझता है कि उसकी बहन मर गई है, वो समझती है कि उसका भाई मर गया, जब वो सिर्फ होता है। तो ये बहुत बहुत अच्छी कोशिश राघव ने की है एक्चुअली। अब पूरे प्ले में हमें अगर देखें तो डेथ तो कोई नहीं हैपन होती है, लेकिन डेथ का थीम जो है वो चारों तरफ घूम रहा है। मतलब बहन भाई दोनों बिछड़ गए हैं और दोनों एक दूसरे को प्ले के एंड तक सोच रहे हैं कि दूसरा मर चुका है ना। तो डेथ तो चारों तरफ है बार बार। फिर इसी तरह कुछ कैरेक्टर हैं जो हमेशा डरा करते हैं। ठीक है, जैसे कि एंटोनियो नाम का कैरेक्टर, वो हमेशा डरा करता है कि अगर वो इलीरिया में जा रहा है तो ड्यूक से उसे खतरा है, उसकी दुश्मनी है ना। तो ऐसे बहुत सी चीजें हैं। थीम तो कॉमेडी तो है, ये प्योर कॉमेडी है, कोई डेथ नहीं होती है, लेकिन जो डेथ का एक छोटा सा आप कह लीजिए एटमॉस्फेयर है, वो पूरे प्ले में एंड तक बना हुआ है। ठीक है, दुख, रोने की बात। ओलिविया रो रही है। ओलिविया क्यों रो रही है? क्योंकि उसका भाई की डेथ हो गई है और वो उस गम में रो रही है। तो हर कोई डेथ को मोर्न करता हुआ इस प्ले में दिखाई देता है हमें। चलो वो तो बात की बात है। अब हम आप में से जानना चाहेंगे कि ट्वेल्थ नाइट क्यों बोलते हैं। एनीवन? जो मैंने पढ़ा था ना सिंपल, वो कुछ ऐसे था कि जो फर्स्ट नाइट आती है ना, क्रिसमस के बाद आती है, तो उसे बोलते हैं। राघव you stop here. Anyone else? It is the 12th night after Christmas Day. Okay, so it was performed okay on the 12th night, on the 12th night after the Christmas. ये एक रीजन हो सकता है और इसीलिए इसको 12th नाइट बोलते हैं। ठीक है, ये पेन नहीं चल रहा है, एक सेकेंड, सोचते रहिए। और कुछ बेसिक इंफॉर्मेशन आप सोचिए, इस प्ले के सोर्सेस क्या हैं। बड़ा अजीब अजीब सोर्सेस है ना। कोई गूगल विकिपीडिया मत सर्च करिए, और आप जो है अपने हिसाब से अगर कुछ सोर्सेस हैं तो सोचिए। एक सेकेंड, पेन तो नहीं चल रहा है, एक सेकेंड बस हो जाइए। यस, तो ठीक है, अभी हम और डीप में आके बात करते हैं कि सबसे पहले टाइटल इसलिए बात करना, जो कोई भी प्ले पढ़िए आप जरूर टाइटल सोचिए कि ये टाइटल ऐसा क्यों दिया गया। एक पहला क्वेश्चन आपके माइंड में ये आना चाहिए कि व्हाई सच काइंड ऑफ टाइटल ओके हैज बीन गिवन टू द प्ले। तो फर्स्ट ऑफ ऑल बिकॉज द प्ले वाज परफॉर्म्ड ऑन द 12th नाइट ऑफ द क्रिसमस। इट मीन दैट यू नो दैट क्रिसमस इज ऑन 25th December, then its 12th night will be 5th January. तो यानी ये 5 जनवरी को, कई जगहों पे 6 जनवरी भी दिया रहता है ना, तो उससे परेशान नहीं होना। 5 या 6 जनवरी दोनों में से कोई भी ध्यान रखिए आप। विकिपीडिया में 6 जनवरी है, मैं जिन बुक से पढ़ रहा हूँ वहाँ 5 जनवरी है। 5 जनवरी इज द मोस्ट प्रोमिनेंट आंसर अगर रहता है तो 12th नाइट जो है उस दिन जो है परफॉर्म किया जा रहा है। ठीक है, और इसलिए जो है इसको 12th नाइट दिया गया। ठीक है, और उस दिन एक बहुत बड़ा फेस्टिवल होता है, ठीक है, क्रिश्चियंस का। अभी हम उस पर बाद में बात करते हैं। तो ये आपने जाना। अच्छा, इसकी एक सब टाइटल भी है। सब टाइटल एनीवन कैन टाइप और राइट, कैन टेल व्हाट यू विल। बहुत सही। तो ये बेसिक चीजें ध्यान रखना, क्योंकि आपके यूपी पीजीटी में ना केवल इतना ही जान लो तो आपका एक दो क्वेश्चन हो गया कि व्हाट इज द सब टाइटल ऑफ द प्ले 12th नाइट, या 12th नाइट इज द सब, सॉरी, व्हाट यू विल द सब टाइटल ऑफ
ओके, द प्ले, और फिर 4 ऑप्शन दे दिया। तो ये जो बेसिक क्वेश्चन है वो ये बन सकता है। फिर उसके बाद ये हो सकता है कि वाई द प्ले हैज बीन गिवन दिस सच काइंड ऑफ टाइटल 12th नाइट। तो 4 ऑप्शन हो सकता है, वो अलग अलग प्रकार से बातें कर सकते हैं। तो उसमें वो ऑप्शन सही होगा कि बिकॉज द प्ले वॉज परफॉर्म्ड ऑन दिस पर्टिकुलर डे। ये भी हो सकता है द प्ले वॉज रिटन, ठीक है, आपको कंफ्यूज करने के लिए। चलिए तो आगे बढ़ते हैं, और अब हम और फैक्ट्स पे आते हैं। सबसे पहले तो आपको ये जानना पड़ेगा, यस, की फैक्ट्स कुछ देख लेते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल, यस, की फैक्ट्स रिलेटेड टू इट, फुल टाइटल एज आई हैव टोल्ड यू और व्हाट यू विल। ओके, रिटन, व्हेन इट वाज रिटन नियरली इन 1601। ऐसा बोला जाता है कि जो ग्रेट ट्रेजेडीज आती हैं, जो ग्रेट ट्रेजेडीज आपकी आ रही हैं, उसके ठीक पहले, ठीक है, ये लास्ट कॉमेडी थी, ठीक है। यानी जो ग्रेट ट्रेजेडीज आ रही हैं उसके ठीक पहले लिखी जाने वाली ये लास्ट मैच्योर कॉमेडी थी, ठीक है, अच्छी वाली कॉमेडी। क्लियर है? तो अगर ये क्वेश्चन ये भी आया कि विच प्ले वाज रिटन या विच कॉमेडी वाज रिटन जस्ट बिफोर द ग्रेट ट्रेजेडीज, तो ये है, ठीक है, 12th नाइट। अच्छा, और कुछ चीजें देखते हैं भाई। प्लेस वेयर रिटन इंग्लैंड, सबको पता है। पब्लिश, ये पहली बार पब्लिश फॉर्म में कब आता है, तो ये एक बात अच्छी तरह से ध्यान रखना कि जितने भी एलिजाबेथन प्लेज थे, वो प्लेज कभी भी पब्लिश होने के तरीके से नहीं लिखे जाते थे। उसका मेन पर्पज था परफॉर्मेंस। वो तुरंत, कई बार तो कई ऐसे प्लेज होते थे जो तुरंत बनाए जाते थे, 1 हफ्ते में। इस प्ले के बारे में भी ऐसा बोला जाता है कि मात्र 2 वीक में ये प्ले लिखा गया, ठीक है, उस पर्टिकुलर ओकेजन के लिए। तो मतलब प्ले जल्दी भी लिखे जाते थे, टाइम लेके भी लिखे जाते थे, कमीशन भी किए जाते थे परफॉर्मेंस के लिए, ना कि पब्लिकेशन के लिए। और कई बार तो ऐसा भी होता था कि प्ले लिख दिया गया, वो जो जिसने लिखा बेचारा, वो ऑथर की भी डेथ हो गई, और तब जाके वो प्ले पब्लिश हो रहा है। शेक्सपियर के केस में भी वही चीज है। तो पब्लिकेशन वॉज नॉट गिवन वेरी मच इंपॉर्टेंट एट दैट टाइम। परफॉर्मेंस वॉज द मेन मोटो फॉर राइटिंग एनी प्ले इन एलिजाबेथन टाइम। तो यू शुड हैव दिस इन योर माइंड। ओके, अब उसके बाद लिटरेरी पीरियड हमेशा याद रखना, रेनेसा। इससे रिलेटेड आपके कई बार क्वेश्चन आ चुका है कि शेक्सपियर बिलोंग्स टू विच लिटरेरी पीरियड। तो ये रेनेसा, एलिजाबेथन तो सबको याद है, लेकिन अगर रेनेसा वो होगा, एक बार रेनेसा वाला भी आ चुका है, तो रेनेसा विल बी द करेक्ट वन। ओके, आगे बढ़ते हैं। कॉमेडी आप सभी को मैंने बता ही दिया ये है। अब उसके बाद सेटिंग, तो ये सेटिंग ध्यान रखना, ये कई बार क्वेश्चन आ चुका है कि व्हाट इज द सेटिंग, या इलीरिया इज द सेटिंग ऑफ विच ऑफ द फेमस प्ले ऑफ शेक्सपियर। तो इलीरिया इसकी सेटिंग है। यहीं पे अगर मैं पूछूं, तो अगर आपसे मैं यहीं पे एक छोटा सा क्वेश्चन, इसलिए कि अभी मैंने पढ़ाया नहीं है, लेकिन मैं पूछूं एज यू लाइक इट की सेटिंग क्या है, आप सभी को याद रखना पड़ेगा कि इनके जो कॉमेडीज होते हैं, या फिर रोमांसेस हैं, उनको कोई ना कोई एक विशेष, कोई स्पेशल सेटिंग दी जाती है, कोई एक स्पेशल अननोन प्लेस पे उनको भेज दिया जाता है, ठीक है, जहां पे पूरी कहानी चलती है। तो आप बता सकते हैं इलीरिया बहुत से। तो अगर हमने बोला है जो लाइक इट, तो तुरंत याद रखना फॉरेस्ट ऑफ ऑर्डन, ठीक है, इसी तरह सबको याद रखना है, ठीक है। अच्छा, अभी आपने टेम्पेस्ट हाल ही में पढ़ा है, ठीक है, उसका देखा आपने किस तरह जो है आइलैंड एक अलग अजीब टाइप का है, ठीक है, तो उसके बारे में बात हो रही है। तो ये सब अलग अलग जो भी कॉमेडीज हैं, रोमांसेस हैं, उनकी सबसे बड़ी विशेषता है कि एक अलग टाइप के आइलैंड पे ये चले जाएंगे और वहीं पे सारी घटनाएं घटेंगी, ठीक है। तो यहाँ पे इलीरिया है, ये एक इमेजिनरी प्लेस है, लेकिन आप यहाँ पे दिया हुआ है, मतलब उसकी एक मैप देने की कोशिश की गई है कि ये जो है कहीं पर है, ये ठीक है, एड्रियाटिक सी के कोस्ट के पास में है, और ये बिटवीन कंटेम्पोररी क्रोशिया, अल्बानिया एंड मोंटेनाग्रो, ठीक है, ये आसपास में यहीं पे कहीं है, ठीक है, इलीरिया। अच्छा, क्लाइमेक्स क्या है? जब वेडिंग हो जाती है वायला एंड ओर्सिनो की, फिर सेबास्टियन एंड ओलिविया की, यही क्लाइमेक्स है। फिर इसके बाद स्टोरी एंड की ओर जाने लगती है, ठीक है। तो आगे बढ़ते हैं आप। देखिए, जब हम बात करते हैं कि इसके सोर्सेस क्या हैं, है ना,
तो प्रॉब्लम ये है कि सोर्सेज बहुत कम यहाँ पे, जैसे इस पर्टिकुलर जो जहाँ से मैं ले रहा हूँ तो सोर्सेज बहुत कम दिखाई दे रहा है। जैसे एक सोर्स इन्होंने दिया है इगानी, ठीक है, और द अननोन वंस, ठीक है, वहाँ से जो है एक इटालियन कॉमेडी है, वहाँ से लिया गया है इसके उसको, ठीक है। तो सोर्सेस जब मैं देख रहा था तो मैं सोर्सेस से थोड़ा सेटिस्फाइड नहीं हुआ, क्योंकि अलग अलग बुक में अलग अलग सोर्सेस बता रहा है, बहुत बढ़िया से जो है वो नहीं कर रहा। अच्छा, एक बात और ध्यान रखना कि जब इसकी हम स्टोरी की बात करें, अगर आपसे क्वेश्चन पूछे कि 12th नाइट की स्टोरी जो है शेक्सपियर के ही किसी एक और कॉमेडी से मिलती जुलती है, तो आप मुझे बता सकते हो कौन सी कॉमेडी है? एनीवन जहां पे ट्विंस हैं, जहां पे उस कॉमेडी में भी ट्विंस हैं, एनीवन? बिल्कुल आवाज नहीं आ रही है। अगर मैं देख के Much ado about nothing. नहीं, मच एडो अबाउट नथिंग नहीं, कॉमेडी ऑफ एरर्स जो है दैट इज उसमें भी आप देखेंगे ट्विंस हैं, ठीक है, ये दोनों गायब हो जाते हैं, ठीक है, और यहाँ पे देखिए आपके स्क्रीन पे दिख रहा है, तो ये जो है ट्विंस वहां भी रहते हैं, ठीक है, बाद में उस पर बात करेंगे कभी अगर पढ़ाना होगा तो। और उसकी स्टोरी से सेम मिलता जुलता स्टोरी है, मतलब थोड़ा सा ट्विंस की बात वहां भी की गई है, बाकी स्टोरी तो अलग है, लेकिन ये ध्यान रखना, ठीक है। और यहाँ पे एक बेसिक इन्फॉर्मेशन मिल ही गई है, तो जब मैं कॉमेडी ऑफ एरर आपसे बताऊं, क्योंकि मैं सोच रहा हूं कि पढ़ाऊंगा शेक्सपियर के जैसे जो प्लेज हैं, 15 प्ले तो मैंने डिसाइड किया है आपको खूब बढ़िया से फुल डिटेल विद क्वेश्चन पढ़ाने के लिए, लेकिन मैंने ये भी सोचा है कि जो अदर प्लेज हैं मैं उनको भी छोड़ूंगा नहीं, मतलब उनकी समरी बता दूंगा कम से कम। मतलब क्या करूंगा कि जितने भी प्लेज हैं शेक्सपियर के, तो हो सकता है कि जितने मेजर मैंने जब पढ़ा लिए तो मैं क्या करूं, एक दिन में 3-4 प्ले की समरी बता दूं थोड़ा थोड़ा, तो सबकी समरी बताऊंगा। तो कॉमेडी ऑफ एरर भी छूटने वाला नहीं है, कॉमेडी ऑफ एरर्स, इसको याद रखना। अभी मैं एक बेसिक फैक्ट यहां से आपको दिखा रहा हूं, ये ध्यान रखना है कि कॉमेडी ऑफ एरर्स जो है ये बेस्ड है, ठीक है, मैंने कमी एक वर्क है, ये रोमन कॉमेडियन प्लॉटस का वर्क है, उस पे बेस्ड है, तो ये याद रखना। ये जब मैं कॉमेडी ऑफ एरर्स बताऊंगा तो मैं आशा करूंगा कि आप सभी को याद रहेगा, ठीक है। अब हम आते हैं इसके जो मेजर सोर्सेस हैं उस पर बात करते हैं। अगर आप लोग को कोई मेजर सोर्सेस पता है तो यू कैन टेल मी। पेज ले लो। चलिए, तो मेजर सोर्सेस की जब हम बात करते हैं तो बहुत ढेर सारे सोर्सेस मिलते हैं, ठीक है, ऐसा लगता है यहाँ से स्टोरी ली गई है, वहां से स्टोरी ली गई है, इतने ढेर सारे सोर्सेस हैं कि बहुत ज़्यादा कंफ्यूजन क्रिएट हो जाता है। तो हमने क्या किया है, यहाँ पे 6 मेजर सोर्सेस लेने की कोशिश की है जो मुझे अलग अलग बुक्स में मिला है। मैं उन सोर्सेस के नाम यहाँ पे बोर्ड पे लिख रहा हूँ और आप इसे नोट करेंगे अपनी कॉपी में, ठीक है। ये चूंकि अलग अलग मेरे पास नोट्स उन सब में लिखा हुआ है तो पॉसिबल नहीं था एक बार इतना जल्दी कंपाइल करना, है ना। तो मैं यहाँ पे आपको 6 मेजर सोर्सेज जो है वो आपको नोट कर सकते हैं, 6 मेजर सोर्सेस। वो मैं आप सभी को बता दे रहा हूँ। ये तिरछा हो रहा है, एक सेकंड। तो वो नोट करते जाएं आप लोग, 6 मेजर सोर्सेस। तो सबसे पहला जो सोर्स है आपका, थोड़ा सा ये सब इटालियन वर्क है, थोड़ा अजीब सी लैंग्वेज में लिखा गया है कुछ, तो आप थोड़ा सा अजीब होगा बोलने में और लिखने में भी। तो देखिए GL है, फिर उसके बाद आप एपॉस्ट्रोफी लगाएंगे, और फिर देखिए उसके बाद क्या है, इग्नानिटी, INGANNATI, ठीक है, ये नोट करिए, ये पहला वर्क है, ठीक है। इसका मतलब होता है द डिसीव्ड, ये नोट कर लें। ये जो है ये कैसे आया था, ये सबसे पहले ये जो आया था 1537 में, ठीक है, 1537 में आया हुआ है। और ये किसके द्वारा लाया गया है, तो बाई अकेडमी ऑफ द
थंडर स्ट्रक क्या है? थंडर, अब ये कौन सा एकेडमी है थंडर स्ट्रक का, ये तो पता लगाना पड़ेगा। बाय एकेडमी ऑफ द थंडर स्ट्रक, ठीक है, ये इनके द्वारा आया है। और ये कब पहली बार हुआ था? इन सीना, ठीक है, ये सीना कोई प्लेस हो सकता है, तो ये नोट कर लें। ये जो है, ठीक है, ये कोई वर्क है, प्ले है, ठीक है, तो बाय एकेडमी ऑफ थंडर स्ट्रक के द्वारा लाया गया था। ये पहली बार परफॉर्म हुआ सीना में 1537 में, ठीक है। इसी तरह से एक राइटर हैं जिन्होंने इस नाम का प्ले लिखा है, ठीक है, और वो प्ले जो है वो लगभग थीम ऐसा ही है जो पहले वाले का था, और नेम सेम यही है, सेम नेम है, ठीक है। अब इसमें क्या होता है, इसका भी मतलब है द डिसीव्ड। माइक ऑफ कर लें भाई अपनी तरफ से प्लीज आप लोग। अब इसे लिखा किसने है, कोई बता सकता है भाई ये वाला प्ले किसने लिखा? एनीवन? ये बहुत ही फेमस राइटर हैं, एक निकोलो सेच्ची, नाम थोड़ा सा अजीब है, ठीक है, निकोलो सेच्ची। तो ये लिखा गया इनके द्वारा, और ये कब हुआ? 1547, ठीक है। तो ये लिखते जाएं, थोड़ा फास्ट लिखेंगे, नोट करते जाएंगे, नोट करने से आपको चीज़ें याद होती जाएंगी। फिर उसके बाद क्या है, आगे है एल, फिर एपॉस्ट्रोफी लगाना है आपको। इंटरेस्ट, स्पेलिंग है INTERESSE, इंटरेस्ट, ठीक है, इसका मतलब होता है इंटरेस्ट, सिर्फ इंटरेस्ट। अब ये भी निकोलो सेच्ची ने ही लिखा, बाय निकोलो सेच्ची। आप में से अगर किसी का चल रहा हो मोबाइल इंटरनेट, अगर फ्री हो तो थोड़ा आप ये जरूर पता करिए, संभवतः ये निकोलियो सेच्ची इटालियन है। एक बार आप में से कोई सर्च करे और पता करे कि इनकी आइडेंटिटी क्या है, कंट्री है ना। तो चलो ये 3 हो गए, नोट कर लिया सबने? यस सर। चलिए तो हम नेक्स्ट पेज पे आते हैं, और भी 3 वर्क हैं उनकी बात करते हैं। अच्छा, जो नेक्स्ट वर्क है वो है द स्टोरी ऑफ अपोलोनियस एंड सिला, द स्टोरी ऑफ, सर इटालियन दिखा रहा है वो। इटालियन ना, हाँ मैं पहले बोल रहा था, एक्चुअली बार बार बोल रहा है कि इटालियन थीम पे है, इटालियन बेस पे है, तो इटालियन ही है। लेकिन मैं जब जानता हूँ, लेकिन जब तक क्लियर ना हो जाए 100%, क्योंकि मैंने सर्च करके देखा नहीं है ना। तो चलो, अब ये जो है द स्टोरी ऑफ अपोलोनियस, एक स्टोरी है अपोलोनियस की, अपोलोनियस एंड सिला इन रिच हिज फेयरवेल। सबको स्क्रीन पे दिख रहा है, रिच हिज फेयरवेल, ठीक है। ये है बहुत बड़ा सा है, टू मिलिट्रिक MILITARI प्रोफेशन। हाँ यस यस यस, मिलिट्री प्रोफेशन, ठीक है। तो बहुत बहुत ज़्यादा जो है बड़े बड़े, ये एक बहुत बड़ी स्टोरी है, उससे लिया गया है। द स्टोरी ऑफ अपोलोनियस एंड सिला इन रिच हिज फेयरवेल टू मिलिट्री प्रोफेसर, ठीक है। अब ये किसके द्वारा लिखा गया है? बाई बर्नेब, बर्नेब रिच बोलिए आप, बाई बर्नेब रिच, ठीक है, BARNABRICH, ठीक है। इसका ईयर जो है हमें नहीं मिला है,
अगर आपको मिलेगा तो आप नोट कर लेना। ईयर हमारे लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है यहाँ पे, आपको सिर्फ ये ध्यान रखना है कि कौन कौन से सोर्सेस है। अच्छा, दूसरा है 1581, नोट कर लो भाई, किसी ने बताया, नोट कर लो 1581, ठीक है। अब नेक्स्ट है द लवर्स ऑफ वायलेटा, द लवर्स के बजाय लव्स है यहाँ पे, द लव्स ऑफ वायलेटा। ये वियोलेटा है, स्पेलिंग करेक्ट कर लेंगे, VIO है, ठीक है, वियोलेटा। इन द फेमस हिस्ट्री ऑफ, इन द फेमस हिस्ट्री ऑफ, ठीक है। अब पैरिसमस, PARISMUS बाई, ठीक है, इमैनुअल फोर्डे, इमैनुअल फोर्डे, ये कब आया? 1598, नोट कर लें। द लव्स ऑफ वायलेटा इन द फेमस हिस्ट्री ऑफ पैरिसमस बाय इमैनुअल फोर्डे। हैव यू ऑल नोटेड? यस सर। खोज के लाना पड़ा। यस सर। ये तमाम सोर्सेस में जो है नहीं थे, है ना। आगे बढ़ते हैं। चलिए, नेक्स्ट जो है 2 सोर्सेस हैं, ठीक है, और लेटर्स वाले सोर्सेस हैं। 6 पे, यहाँ 6 7 लिख लीजिए अलग अलग, कोई दिक्कत नहीं है। एक 6, अ लेटर बाय, मेरी वॉइस इको तो नहीं कर रही आप लोग की तरफ? कर रही है सर। हाँ, एक्चुअली क्या करूँ मैं, मोबाइल जो है ना, ये मुझे ऑन इसलिए रखना पड़ रहा है कि कोई सज्जन बाद में जो है अभी कहीं रिक्वेस्ट भेजेगा तो मैं उसे एक्सेप्ट नहीं कर पाऊंगा। मैं ऑफ कर देता हूँ, है ना, अगर किसी का आता है। कितना इको कर रहा है, सही से बताइए। अभी वास्तव में इको कर रहा, रोज तो मैं ऑन रखता हूँ। कर रहा है सर, हल्का सा, ज्यादा नहीं है, इतना ठीक है। हाँ, उससे डिस्टरबेंस नहीं हो रहा है ना आपको? हाँ, चलिए ठीक है। अ लेटर बाय रोलैंड वाइट, एक लेटर है वहां से। फिर 7 पे आते हैं, और 7 पे क्या है? मेरी पैसेजेस एंड जेस्ट्स बाय सर निकोलस L. स्ट्रैंज, ठीक है। ये टोटल 7 सोर्सेस थे जो मैंने आपको बता दिए। इन सोर्सेस को बस आप ध्यान रखें, बहुत बड़ी बात है। आपके PGT TGT की अब इतनी ज़्यादा तो नहीं है, लेकिन फिर भी अगर आपसे लॉन्ग क्वेश्चन लिखने के लिए बोल दिया, अब मैं GIC को मैं बार बार बोल रहा हूँ कि GIC इज आल्सो इन माई मोटो वेन एवर आई एम टीचिंग यू एनी टेस्ट, ठीक है। पूरी प्लान के साथ हूँ। GIC को बिल्कुल ध्यान रखना है, क्योंकि GIC में अगर आपसे पूछ दिया एक छोटा सा क्वेश्चन कि कमेंट ऑन द सोर्सेस, ओके, सोर्सेस एंड परफॉर्मेंस ऑफ द प्ले 12th नाइट, तो आपको ये सोर्सेस का नाम यदि आप लिख दोगे तो जो आपका एग्जामिनर है वो एकदम खुश हो जाएगा, ठीक है। अगर इतने सोर्सेस आपने लिख दिए तो फिर बहुत खुश हो जाएगा, क्योंकि मैक्सिमम लोग नहीं लिख पाएंगे। जो आपके ढेर सारे कोचिंग वाले पढ़ाते हैं, आप उनके नोट्स को देख लीजिए और उनके उसको देख लीजिए। वो लोग मुश्किल से 1 या 2, जो पहला वाला मैंने बताया ना, दूसरे नंबर का, सिर्फ वो लोग बताते हैं। तो ये आपके लिए फायदेमंद साबित रहेगा, ठीक है।
और परफॉर्मेंस की जो बात है, हमने थोड़ी सी बात की है, थोड़ी बात और कर लेता हूं, लेकिन उससे पहले मैं थोड़ा सा ना ये जो वर्क हैं इनके बारे में भी बात करता हूं कि आप ये जान लो कि ये जो वर्क है इसकी क्या स्टोरी है। बहुत ज़्यादा डीप नहीं जाएंगे, लेकिन कैरेक्टर की बात करेंगे। अरे ये एक दूसरे के ऊपर आ गया, एक मिनट, अरे सॉरी सॉरी, एक मिनट, मैंने क्या किया, ये इस पे है ना, हाँ एक, ये सेव कैसे होगा, एक सेकंड रुकिएगा, ये तो सेव हो जाना चाहिए। ये मैं बैक गया हूँ तो ये ऊपर ही दिख रहा है, हाँ मुझे ये लेना पड़ेगा, इस पे दिख रहा है। आप सभी लोग ये लास्ट वाला जो है लग रहा है सेव नहीं हो पा रहा है किसी कारणवश, है ना, तो आप लोग नोट जरूर कर लेना, या तो स्क्रीनशॉट लेना है तो ले लो, गड़बड़ी नहीं होनी चाहिए बाद में, ये तो दिक्कत होगी। ये जो है आप लोग स्क्रीनशॉट या नोट कर लो। सबने ले लिया है ना भाई? हेलो, नोट कर लिया होगा। हाँ, अब हम बैक आते हैं, थोड़ा सा आप लोग ना थोड़ी थोड़ी सी जो उनकी समरी है, स्टोरी है, वो देखने की कोशिश करते हैं। हाँ, ठीक है। ये एक्चुअली दोनों क्यों रिपीट हो रहा है ये मेरे को समझ में नहीं आ रहा है, इसको मुझे हटाना ही पड़ेगा लग रहा है। ये ठीक है, अब हम आ जाते हैं। तो ये ध्यान दो यहाँ पे, जो आपका पहला वाला है, ठीक है, इसमें क्या है, बस थोड़ा सा ध्यान रखना है कि कैसे ये मेल कर रहा है, कैसे ये मतलब अगर हम कहें कि कनेक्टेड है, जो आपका 12th नाइट है या उसकी स्टोरी से मिला जुला है। तो बस इतना ध्यान दो कि जो पहले वाला जो इल्इगानिमिटी है, इनगानटी बोले जा, तो इसमें जो हीरोइन है आपकी, ठीक है, वो क्या है, लिलिया है। क्या है? लिलिया। तो इसकी जो हीरोइन है वो है लिलिया। एक मिनट, ये जो पहला वाला आपने देखा, इसकी हीरोइन का नाम है लिलिया, ठीक है। अब ये क्या करती है, ये डिस्गाइज करती है अपने आप को कैसे, एक यंग बॉय के रूप में, मतलब स्टोरी कैसे मिलेगा ये ध्यान रखना है। तो ये अपने आप को डिस्गाइज करती है हर सेल्फ एज अ यंग बॉय, और ये सर्विस में इंटर करती है फ्लेमिंगो होम सी लव्स, ठीक है, एंड उज इजाबेला ऑन हिज बिहाफ हु फॉल्स इन लव विद हर। तो मतलब लगभग सेम वैसा स्टोरी है, सारे कैरेक्टर को याद नहीं रखना है, बस ये ध्यान रखो कि लिलिया जो है इसकी हीरोइन है, और ये भी सेम वैसे जैसे 12th नाइट की स्टोरी है, मतलब आप कह लीजिए 12th नाइट की स्टोरी इस पे बेस है। तो इसमें भी हीरोइन डिस्गाइज फॉर्म में रहती है एक बॉय के रूप में, और अपने जो है जिससे प्यार करती है उसके लिए चूज करने की कोशिश करती है। प्लीज ये आप लोग माइक ऑफ रखें प्लीज एवरीवन। हाँ, तो ये चूज करने की कोशिश कर रही है ना, और चूज किसके लिए करने की, फ्लैमिनो। अब ये मैं सारे कैरेक्टर का नाम यहाँ लिखूंगा तो दिक्कत हो जाएगा, क्योंकि बहुत टाइम टेकिंग हो जाएगा, है ना। तो इसमें एक कैरेक्टर है, जैसे वहां पे ऑर्सिनो है, वैसे ही एक कैरेक्टर है फ्लैमिनो, ठीक है, इनके लिए, ठीक है, इनके लिए सर्विस करती है, और इन्हीं के लिए एक दूसरी जो है किसी को चुनने की कोशिश करती हैं, और वो कौन है, इजाबेला, ठीक है। जैसे अगर आप प्ले, हमारा जो 12th नाइट है उस प्ले में आप देखते हैं कि जो हमारी हीरोइन है वायला, वो ड्यूक ऑर्सिनो के लिए किसी को, ओलिविया को चुनने जाती है, ठीक है, उसका सपोर्ट हासिल करने जाती है। तो सेम वैसे ही यहाँ पे आप देख रहे हैं, ठीक है, और जबकि ये खुद प्यार करती है ड्यूक ऑर्सिनो से। तो अभी ठीक है, तो ये सेम वैसी स्टोरी है। अच्छा, ठीक है, उसके बाद से इसमें सॉलिलिक्वी वगैरह बहुत ढेर सारा दिया हुआ है, मुझे नहीं लगता मुझे इतना बताने की जरूरत है, मेरे को बहुत डिटेल में है सारे प्लेज का पूरा जो कहानी है, तो मैं डिटेल नहीं बता रहा हूँ, क्योंकि इसमें लिलिया का एक सॉलिलिक्वी भी मेरे पास है जो सेम वायला की तरह बोलती है, ठीक है, तो उसको छोड़ते हैं अभी। तो आपने देखा कि यहाँ पे ये कैरेक्टर है, सेम वही स्टोरी है। फिर दूसरा वाला जो आते हैं, इसमें देखते हैं, इसमें क्या है भाई, इसमें क्या है कि ट्विन ब्रदर की कहानी है, ट्विन ब्रदर एंड सिस्टर की। और यहाँ पे जो सिस्टर का नाम है, जो गर्ल का नाम है, वो है ग्विन, वो है जिनेवरा। अब इसे गिनेवरा पढ़िए बल्कि ज्यादा अच्छा रहेगा, गिनेवरा, ये है कैरेक्टर। आप नोट कर सकते हैं, कम से कम मेजर कैरेक्टर के नाम नोट कर लें ताकि आप स्टोरी को कनेक्ट कर पाए, है ना। तो ये गिनेवरा है, ठीक है, जो सिस्टर का नाम है, और ये अपने आप को डिस्गाइज कैसे करती है, किस फॉर्म में, नेम भी लिख लें, ये अपने आप को डिस्गाइज करती है रूबर्टो के रूप में, RUBERTO। तो ये अपने आप को रूबर्टो के रूप में डिस्गाइज करती है,
और चूंकि ये शुरू के ये दोनों बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हैं, तो जान लो। अब ये रोबर्टो ग्रुप में अपने आप को डिस्गाइज कर रही है, और ये किसको सर्व कर रही है? कोई बता सकता है किसको सर्व कर रही है? क्योंकि ये वाला प्ले अक्सर पूछता है और हर जगह ये प्ले दिया हुआ है। तो ये सर्व किसको करती है? जैसे ओर्सिनो को करती है वायला, लिलिया करती है फ्लैमिनियो को, तो ये यहाँ पे डिस्गाइज फॉर्म में रोबर्टो के सर्व करेगी कॉस्टैंजो को। किसको? कॉस्टैंजो। नोट कर लेंगे आप। तो ये किसको कर रही है? जिनेवरा रोबर्टो के डिस्गाइज फॉर्म में है, मेल डिस्गाइज फॉर्म में है, और ये कॉस्टेंजो को सर्व करती है। ठीक है, और फिर उसी के लिए जो है, ठीक है, ये एक लड़की को सेलेक्ट करने जाती है। ठीक है, बस। तो क्लियर है सभी को? तो ये कुछ मेजर मैंने दिए, और इसके बाद अब जितना है, जैसे इसके बाद जो तीसरा वाला है, ठीक है, एल इंटरेस्ट। ठीक है, यहाँ भी क्या है? एक टॉक है, ठीक है, जिसमें लिलिया जो है डिस्गाइज फॉर्म में है, लड़ने जाती है। तो लिलिया नाम का ही करेक्टर इसमें भी आया हुआ है। ठीक है, अब जो नेक्स्ट वाला है अपोलोनियस एंड सिल्विया, उस पर चलते हैं। बस एक और बता दें, फिर सबका इंपॉर्टेंस नहीं है। जितना मैंने बताया ये नोट कर लिया आप लोगों ने अपने नोट्स में? याद है? ठीक है, हाँ, आगे बढ़ते हैं। और एक और बस आपको स्टोरी ऑफ अपोलोनियस में बता देते हैं, क्योंकि ये भी थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है। तो स्टोरी ऑफ अपोलोनियस में जानिए कि कौन कौन है दो ट्विंस। तो ट्विन का नाम है सिल्वियो एंड सिला। तो यहाँ की जो स्टोरी है, इसमें ट्विंस यहाँ भी हैं, और यहाँ पे ट्विंस कौन है? ध्यान करें आप, सिल्वियो एंड सिल्ला। ये नोट कर लें आप। ठीक है, तो ये दोनों काफी इंपॉर्टेंट हैं। हाँ, यहाँ पे नोट कर लें। अब इसका एक काफी मेरे पास आर्गुमेंट है बड़ा सा, मुझे जरूरत नहीं है आपको यहाँ बताने की। ठीक है, नेट के पॉइंट ऑफ व्यू से भी अगर शायद पढ़ाता तो बता देता, लेकिन वहां भी बहुत ज्यादा हो जाएगा ये। तो आपने नोट कर लिया जितने भी इंपॉर्टेंट थे। ठीक है, ये 4 मेजर थे जिसका मैंने बता दिया है, और बाकी का सिर्फ नाम याद रखिए आप। करेक्टर के नाम यहाँ मैंने बता दिए हैं, बस। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। उम्मीद है सबने नोट कर लिया होगा, सब कुछ समझ में आ गया होगा। कुछ समझने की बात नहीं थी, तो सब एक्चुअल इंफॉर्मेशन थी। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं अब। और अब हम बात करते हैं कि ये जो 12th नाइट है, ये होता क्या है 12th नाइट वाले दिन? ये जो 12th नाइट है, इस दिन जो है क्या होता है? ठीक है, कैसे होता है? तो ये थोड़ा सा जो है चीजें, कोई बता सकता है भाई? हाँ, ये हमारे नोट्स में ही है, जो हम नोट्स देख रहे हैं। अब आप अपने नोट्स में देखेंगे, यहाँ पे ध्यान दीजिए। और ये जो है, ये क्या आ गया? एक सेकेंड, यस। अब ये जो 12th नाइट है, ये जो फेस्टिवल है, इसको हम एक नाम देते हैं। क्या नाम देते हैं? फीस्ट ऑफ मिस रूल। क्या बोलते हैं? फीस्ट ऑफ मिस रूल। अब ये मिस रूल क्या होता है? एक नया वर्ड आ गया यहाँ पर। तो अगर हम 12th नाइट की बात करें, तो 12th नाइट, okay, on the 12th night there is a festival, and that particular festival is known as the feast of misrule। ठीक है, यहाँ पे एक दावत होती है और उसको मिसरूल बोला जा रहा है। तो देखते हैं भाई क्या होता है। तो सबसे पहले देखिए, 12th नाइट टेक्स इट्स नेम फ्रॉम एन इंग्लिश हॉलीडे celebrated on January 5, and that is so called 12th night of Christmas। ठीक है, तो ये 12th नाइट ऑफ क्रिसमस है, और इसी को हम क्या बोलते हैं? द ईव ऑफ द फीस्ट ऑफ एपिफैनी। क्या है? द ईव ऑफ द फीस्ट ऑफ एपिफैनी। अब ये एपिफैनी क्या है? एनीवन फ्रॉम द ग्रुप? नेट वाले बच्चे ज्यादा बताएंगे। एपिफैनी आप जानते हैं, जब आप स्ट्रीम ऑफ कॉन्शियसनेस नॉवेल पढ़ते हैं तो एपिफैनी का वहां पे जिक्र आता है। ठीक है, ये एपिफैनी क्या है? क्या आप में से कोई बता सकता है? एनीवन? बोलो भाई। नो बडी। सडन चेंज हो। हाँ, कोई ऐसा इंसिडेंट जिससे सडन चेंज हो लाइफ में। सडन रिलीजियस रिमेम्बरेंस।
ठीक है। तो ठीक है, मतलब एक बेसिक चीज आप ध्यान रखिए कि आप जो है मतलब सडन आपके अंदर कोई फीलिंग, जैसे कोई सुपर नेचुरल बीइंग, सुपर नेचुरल या फिर कोई रिलीजियस या डिवाइन आपके अंदर जो है रियलाइजेशन होने की बात होती है, ठीक है, वो है एपिफेनी। अचानक कोई इंसिडेंट हो, कोई घटना हो, ठीक है, और उसकी वजह से जो सडन रियलाइजेशन अपना होता है अपने अंदर, आप एक बहुत बड़ा चेंज पाते हैं। जैसे जेम्स जॉयस का जो कैरेक्टर है वो अचानक घूम रहा होता है और अचानक उसे कोई एक एंजल टाइप की लड़की दिखाई देती है और उसको देख के जो है उसके अंदर एक सडन चेंज आ जाता है, फिर वो अपने लाइफ को जीने का तरीका बदल लेता है। तो फिलहाल तो फिलहाल हम वहां उस स्टोरी को तो नहीं जाएंगे क्योंकि वहां से हमारा रिलेशनशिप नहीं है, लेकिन यहाँ पे फीस्ट ऑफ एपिफेनी का मतलब यहाँ पे है कि डिवाइन रियलाइजेशन की बात हो रही है। हो सकता है कि 12th नाइट का वो डे है, मुझे पूरी कहानी नहीं पता है, तो फिर कभी बात करेंगे कहानी पे। तो वहां पे उस दिन वो कुछ रियलाइजेशन जो है उससे रिलेटेड हो, कुछ सुपर नेचुरल सुपर बीइंग से, ठीक है, जो जीसस क्राइस्ट से रिलेटेड हो, ठीक है, तो उसके बेस पे करके जो है ये फेस्टिवल को वो लोग मनाते हैं, ठीक है। तो ठीक है, अ सडन रेवल्यूशन या फिर रियलाइजेशन, ठीक है, ऑफ बीइंग, ऑफ डिवाइन बीइंग, ठीक है, किसी डिवाइन बीइंग का या किसी गॉडली थिंग का जो है रेवल्यूशन होता है या फिर रियलाइजेशन होता है। तो ये उससे रिलेटेड जो है एक फीस्ट है, ठीक है। अब देखते हैं क्या है इसमें भाई। इसमें एक बहुत बड़ी प्रथा है, एक ट्रेडिशन है। ये ट्रेडिशन थोड़ा अजीब टाइप का ट्रेडिशन है, आप सोचे नहीं होंगे, देखते हैं क्या है। 12th नाइट वॉज नोन एज द फीस्ट ऑफ मिस रूल। ये मिस रूल फीस्ट ऑफ क्यों बोला जाता है, उसका एक बहुत बड़ा रीजन है। क्यों? क्योंकि इस दिन क्या होता है, द किंग्स एंड नोबल्स वर टू बी ट्रीटेड एज पीजेंट्स। जो बड़े लोग, जो राजा लोग हैं और जो नोबल्स हैं, उनके मंत्री, उनके जो लॉर्ड्स हैं, उनको हम कैसे ट्रीट करते हैं, जैसे वो पीजेंट्स हों। पीजेंट्स मतलब जैसे किसान हो, ठीक है, एंड पीजेंट्स एज किंग्स एंड नोबल्स, और पीजेंट्स को हम मानते हैं जैसे वो किंग और नोबल हो। समझ में आ रहा है? तो मामला चेंज हो रहा है, इसीलिए इसे बोला गया फीस्ट ऑफ मिस रूल। यानी उस दिन क्या होगा कि रूल नहीं, मिस रूल हो रहा है, यानी जो जिनसे हम आशा नहीं करते हैं वो रूल करेंगे, वो रूल करेंगे, और जो नहीं, जो रूल करते हैं वो उनकी जगह चले जाएंगे। तो इंटरचेंजिंग हो रहा है। जो नॉर्मल पीपल हैं, जो जनरल हैं, जो पीजेंट्स हैं, वो क्या बन जाएंगे, किंग और नोबल्स का रोल अदा करेंगे, और किंग्स एंड नोबल्स पीजेंट्स का रोल अदा करेंगे। देखते हैं, तो ये काफी इंटरेस्टिंग वही होगा ये तो फेस्टिवल। एट द सेंटर ऑफ द 12th नाइट फीस्ट। अब देखो इसमें होता क्या, कैसे कैसे होगा वो ध्यान दो, पूरी प्रक्रिया देखो, प्रोसीडिंग कैसे चलती है। एट द सेंटर ऑफ द 12th नाइट फीस्ट वाज अ लार्ज केक विद अ बीन आर क्वाइन। यानी एक बहुत बड़ा सा केक होगा और उसमें क्या होगा, एक क्वाइन जो है उसके ऊपर रखा जाएगा, उस केक के ऊपर, ठीक है, उसे बेक किया जाएगा, उसको उसके अंदर पकाया जाएगा एंड उसको सर्व किया जाएगा जितने भी लोग वहां पे असेंबल्ड होंगे। जब सबको सर्व किया जाएगा, द पर्सन हु स्लाइस ऑफ केक कंटेन्ड इट, मतलब जिस पर्सन के केक में वो कौन सा मिलेगा, वो क्वाइन मिलेगा, वो बीन मिलेगा, वो पर्सन क्या हो जाएगा, वो किंग बन जाएगा। इट बिकेम किंग। तो वो क्या बन जाएगा, वो किंग बन जाएगा, किंग बीन। उसे हम क्या नाम देंगे, किंग बीन, द क्रिसमस किंग। और वही क्या होगा, द क्रिसमस किंग होगा, या उसी को बोलेंगे लॉर्ड ऑफ मिस रूल। समझ में आ रही है बात आप सभी को? तो यानी एक क्वाइन है, उसको बेक किया जा रहा है केक के साथ, और वो क्वाइन जिसके केक वाले स्लाइस में चला जाएगा, फिर उसको हम किंग बीन या क्रिसमस किंग या लॉर्ड ऑफ मिस रूल बोलेंगे। और कॉमनर, और ये कोई पीजेंट्स होगा उसको खिलाएंगे, उसकी बात हो रही है। कॉमनर हु वुड टेक द प्लेस ऑफ अ किंग, और वो क्या होगा, एक नॉर्मल सा कॉमन व्यक्ति जो है के प्लेस लेगा किंग का, इन ऑर्डर टू वॉच ओवर द टॉपसी टर्वी प्रोसीडिंग। टॉपसी टर्वी का मतलब जो बहुत कंफ्यूजिंग हो, अजीब हो। आप लोगों ने बचपन में एक चित्र देखा होगा जिसमें क्या होता है, ऊपर भी चेहरा है, नीचे भी चेहरा है, ठीक है, और चाहे उसे पलट के देख लो ऊपर से चाहे नीचे से, हर तरफ से आपको आदमी दिखाई देगा। तो ये चीज है। तो मतलब बहुत कंफ्यूजिंग जो प्रोसीडिंग है वो बहुत अजीबो गरीब है, वो चल रही है, और उसको पूरा जो है उसको एक तरह से प्रेसिडेंट शिप कौन करेगा, वो जो पर्सन जिसको चुना गया है, लॉर्ड ऑफ मिस रूल। तो सबको भाई पता चल गया ये स्टोरी किस तरह है, ये फेस्टिवल कैसे मनाया जाता है। यस सर। ठीक है भाई। अरे भाई ये क्या हो रहा है, यस, आगे बढ़ते हैं।
अब ये 2 टाइटल है, टाइटल के लिए बहुत ज़्यादा परेशान नहीं होना। दूसरा टाइटल जो है, चूंकि ये फेस्टिवल के ऊपर नाम दे दिया गया था, और फिर उसके बाद ये हुआ कि जो आपको प्लीज करे। व्हाट यू विल का मतलब है कि उन्होंने कहा चलो ठीक है, एक दूसरा टाइटल हुआ कि क्या और टाइटल दिया जाए, तो इन्होंने कह दिया भाई उस दिन सब लोग खुश रहते हैं, इंजॉय करते हैं, डिसऑर्डर है, ठीक है, तो अब ऑर्डर्ड बात नहीं करेंगे, यानी वो बोल दिया ठीक है भैया जो आपकी इच्छा करे वो टाइटल दे दो, तो वहीं से बन गया व्हाट यू विल, ठीक है। तो इसमें बहुत ज्यादा वो नहीं, बस आप इसको याद कर लो, 12th नाइट या फिर व्हाट यू विल। 12th नाइट क्रिसमस के 12th डे में होता है, ठीक है। और अगर आपसे पूछा जाए कि वो फेस्टिवल का नाम क्या है और किस तरह से, तो अगर वहां पे कहीं आ जाए कि मिस रूल, ठीक है, तो ये भी ध्यान रखना है, ठीक है, जो हमने अभी बोला फीस्ट ऑफ मिस रूल, ठीक है, ये भी। दूसरा क्या है, फीस्ट ऑफ द एपिफेनी। ये तीनों ये टर्म याद रखना आपको। अगर ये पूछा जाए किस ओकेजन पे हुआ, तो फीस्ट ऑफ एपिफेनी, ऑन द ईव ऑफ फीस्ट ऑफ एपिफेनी, ये भी ध्यान रखना है, ठीक है। अब हम आ जाते हैं स्टोरी पे। स्टोरी पे आने से पहले हम कैरेक्टर की बहुत जल्दी जल्दी बात कर लेते हैं, ठीक है। अब ये कैरेक्टर कौन है, बहुत जल्दी जल्दी बात करने की कोशिश करते हैं। सबसे पहला कैरेक्टर कौन है, वायला, ठीक है। वायला आप सभी को पता है कि वायला कौन है। वायला और एक और कैरेक्टर है जिसका नाम है सेबास्टियन, ये दोनों ट्विंस हैं, ठीक है। तो वायला एंड सेबास्टियन, ठीक है, ये दोनों क्या है भाई, ट्विंस हैं, ठीक है, दोनों ट्विंस हैं। और इनका हम देखते हैं कि एक्ट 1 सीन 2 क्या होता है, एक्ट 1 सीन 2। अचानक हमको ये इन्फॉर्मेशन मिलती है, वायला खड़ी मिलती है वहाँ शिप के कैप्टन के साथ, और इनको ये पता चलता है कि इनका शिप रेक हो चुका है और इनका भाई जो है ड्राउन कर चुका है सी में, ठीक है। तो ये हमें इन्फॉर्मेशन मिलती है, ठीक है। एक्ट 1 सीन 2 याद रखना आप सभी को। अब क्या होता है, अब इनको पता है कि ये जो है, जो वायला हैं, अब ये एक फीमेल हैं और इनका सारा जितनी भी प्रॉपर्टी वगैरह थी, बहुत ढेर सारे पैसे थे, वो सब शिप के साथ ही खत्म हो गए हैं। तो ये अपनी जीवन कैसे जिएं अपना, कैसे अपनी जीविका चलाएं, और साथ ही साथ इनका भाई भी नहीं है, इनके पास एक रिस्पॉन्सिबिलिटी भी है कि शायद उसकी डेथ हो गई है या कहीं शायद जिंदा हो तो उसको ढूंढना भी है, जो भी है, लेकिन ये अभी तो सूरज मान के चल रही है डेथ ही हो चुका है। तो अब ये सारी चीजें हैं। अब इनको अपनी जीविका चलाना है तो क्या करना पड़ेगा, तो ये पूछती हैं कि भाई ये कौन सी जगह है, तो इन्हें पता चलता है ये इलीरिया है। तो फिर ये होता है कि कैसे क्या करें, अपनी जीविका कैसे चलाएं। तो ये कहती हैं भाई, कैप्टन से रिक्वेस्ट करती हैं कि मैं जो है अब मेल डिस्गाइज में रहूंगी, क्योंकि मेल डिस्गाइज रहने में मैं ज़्यादा सेफ हूँ, ठीक है। और इस तरह से जो है उसके यहाँ पे एज अ पेज बॉय, ठीक है, यानी जो भी छोटी छोटी ज़रूरतें हैं, मैसेज देना, ये सब उससे रिलेटेड जो है ये काम करना चाह रही हैं। तो कैप्टन कहते हैं ठीक है, हम आपको उनके यहाँ आपको नौकरी दिलवा देंगे। तो इस तरह ये यहाँ पे एक डिस्गाइज लेती हैं यूथ बॉय के रूप में, और इस समय इनका डिस्गाइज नेम क्या है, सेजारियो। तो हम कई बार सेजारियो बोलेंगे स्टोरी में, तो कंफ्यूज नहीं होना है, और अगर हम वायला भी बोल दें तो कंफ्यूज नहीं होना है। बस इतना ध्यान रखना है कि जब वायला है तो उस समय जो है फीमेल है, सेजारियो है तो मेल है। लेकिन जब हम स्टोरी बताएंगे तो कई बार वायला भी लेंगे, तो अब बिल्कुल भी कंफ्यूज मत होना, सेजारियो वायला इंटरचेंजेबल है, ठीक है। ये हो गया। अब आगे बात करते हैं ओर्सिनो की। ओर्सिनो कौन है, ये ड्यूक है वहाँ का, और रूलर ऑफ इलीरिया है, ठीक है। और ये बिगिनिंग में ही बहुत ज़्यादा जो है इनके पास लव है, ठीक है, बहुत ज़्यादा लव है किसके प्रति, इस प्ले की जो एक दूसरी हीरोइन कह लीजिए आप, ओलिविया, ठीक है। तो ओलिविया एक बहुत ही वहाँ पे बहुत ही फेमस और बहुत ही पैसे वाली जो है आप कह सकते हैं कि एक लेडी है वहाँ पर, ठीक है, उसी में इलीरिया में ही। तो ये उससे बहुत प्यार करते हैं, और ये जो है बहुत मतलब इतना ज़्यादा इनके अंदर म्यूजिक लव डूबा हुआ है कि केवल लव की ही बात करते हैं। और यहाँ तक कि ये जब मेडिटेशन करते हैं तो हम लोग दूसरा मेडिटेशन करते हैं, लेकिन ये मेडिटेशन में लव का मेडिटेशन करते हैं। वो उसमें जब कोटेशंस आएगा तो आप देखेंगे। तो मतलब ठीक है, मतलब पूरी तरह से ये लव में डूबे हुए हैं। इनको ओलिविया का प्यार चाहिए, और इनको ओलिविया के पास ये अपने कई कैंडिडेट्स को भेजते हैं कि जाओ तुम मेरे लिए उसका हाथ मांग के लाओ, उसे रिक्वेस्ट करो, उसे मनाओ, कहो कि भाई ड्यूक तुम्हें चाहता है और वो शादी करने के लिए रेडी हो जाए। लेकिन ओलिविया जो भी जाता है उसको मना कर देती है, ठीक है। फाइनली कौन जाता है, जब सेजारियो जाते हैं, ठीक है। अब मैं बोलूंगा सेजारियो, तो सेजारियो जाती है नहीं, सेजारियो जाते हैं। समझ में आ रहा है आप सभी को। अब जब सेजारियो जाते हैं, तो सेजारियो जब जाते हैं तो ओलिविया
तैयार हो जाती है? तो तैयार हो जाती है ड्यूक ऑर्सिनो के लिए कि किसके लिए? तो ये कह रही है कि ठीक है, अभी अभी देखो बहुत बड़ा बड़ा कसम खाई है कि मैं 7 सालों तक किसी के मुंह नहीं देखूंगी, किसी से बात नहीं करूंगी, लेकिन जैसे सेजारियो जाते हैं फिर ये सब अपना कसम वादे सब तोड़ देती हैं, कस्में वादे। ठीक है, तो हमें कई बार लगता है कि ये लोग बेवकूफ़ी वाले यहाँ पे काफ़ी कस्में वादे कर रहे हैं, बहुत बड़ी बड़ी चीज़ कि हम अपने भाई से बहुत प्यार करते हैं ये वो, लेकिन हुआ क्या कि जैसे सेजारियो पहुँचते हैं इनका सब कुछ छूट जाता है और ये इतना ज़्यादा उससे प्रभावित हो जाती हैं उसके स्मार्टनेस से, हैंडसमनेस से, कि ये कहती हैं कि अब तो मुझे मिल गया कोई, और फिर उसके बाद ये डिसाइड करते हैं कि अब मैं तुम ही से शादी करूँगी। अब सेजारियो का राजकुमार सर, हाँ, सपनों का राजकुमार मिल गया। तो ठीक है, तो बड़े बड़े सब वादे जो कस्में इन्होंने खाई थी सब टूट गए दूसरे वाले। तो ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं, देखते हैं। तो अब बहुत कंफ्यूजन क्रिएट हो जाएगा भाई, क्या सेजारियो शादी कर लेगा वायला से? बोलो। कर भी नहीं सकता है ना वो तो कर भी नहीं सकता ना, प्रॉब्लम है, क्योंकि वो मेल है, फीमेल है। अब फीमेल से शादी कैसे करेगी, है ना? तो प्रॉब्लम एक वो सर प्ले में बोलता भी है कि मतलब तुम जो समझ रही हो वो हम हैं ही नहीं। लेकिन वो नहीं समझेगी ना, वो उसको तो जो दिखाई दे रहा है वही मानेगी, और वो पूरी तरह से अपने आप को ओपन नहीं कर सकती कि नहीं, क्योंकि उसको जॉब चला जाएगा तो करेगी क्या, है ना? तो इसके सामने बड़ी दिक्कत हो गई है कि ये अब क्या करे। अब ये आई है किसी और के लिए रिश्ता लेके और इसी का रिश्ता होने जा रहा है, तो ये बहुत पजल्ड है। इसी तरह वहां भक्ति है। अब देखते हैं आगे क्या है भाई। ओलिविया के बारे में हम लोग काफ़ी कुछ जान चुके हैं, थोड़ा सा देख लेते हैं एक लाइन में। तो ओलिविया क्या है? अ ब्यूटीफुल नोबल वुमेन है इलीरिया की, बहुत ही ठीक है, फेमस हैं, ब्यूटीफुल हैं, और ये बिगिनिंग ऑफ द प्ले में इन्होंने रिजेक्ट किया है, ठीक है, 2 लोगों को। एक तो ऑर्सिनो को ही रिजेक्ट किया है और दूसरे किसको रिजेक्ट किया है? सर एंड्रयू ऑक्चिक, इनको भी रिजेक्ट किया है। अब ये बहुत ही अजीब तरह से रिडिकुलस शूटर हैं, देखने में भी अच्छे नहीं लगते हैं, लेकिन ये चाहते हैं, ये ओलिविया से शादी करना चाहते हैं, तो इनको भी वो रिजेक्ट कर चुके हैं। यानी 2 शूटर हैं। अगर आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाए कि कौन 2 लोग प्रपोज करने जाते हैं या करवाते हैं, तो ओर्सिनो और सर एंड्रयू ऑक्चिक, ये ध्यान रखना। अच्छा, तीसरी बात क्या है कि ये लोग जाते हैं। इसके अलावा जो है और हम क्या देखेंगे, और बाकी चीजें बाद में करते हैं क्योंकि पूरी कहानी यही हो जाएगी, तो छोड़ते हैं, जब कहानी पढ़ेंगे तब देखते हैं। आगे सेबास्टियन के बारे में हम पहले ही बोल चुके हैं। सेबास्टियन कौन है? ये ट्विन है, ठीक है, ट्विन ब्रदर है वायला का, ठीक है। इसके बारे में वो पूरे प्ले में सोचती हैं कि इसका डेथ हो चुका है, लेकिन ये जीवित रहता है, और ये भी सोचता है कि इसकी बहन की डेथ हो चुकी है, लेकिन वो भी जीवित रहती है, ठीक है। और बाद में सौभाग्य है कि इनको एक ही जगह दोनों लोग आ जाते हैं आसपास, ठीक है। तो फिर देखते हैं आगे कैसे आएंगे, क्या मुलाकात होगी। हाँ, एक बात ध्यान रखना कि इनके साथ एक करेक्टर है एंटोनियो, उसको ध्यान रखना बहुत जरूरी है। जैसे अगर मैं पूछूं कि वायला के साथ कौन सा करेक्टर है जो उसके साथ हर समय खड़ा रहता है, तो बोलो कौन सा करेक्टर है? अरे करेक्टर की मैं बात बोल रहा हूँ, वो है कैप्टन, जो उसकी हेल्प करता है, सपोर्ट करता है। इसी तरह से जो अगर मैं पूछूं कि आप सेबास्टियन के साथ कौन उसके सपोर्ट में हर समय खड़ा रहता है, कौन एक पर्सन है जो उसके बिल्कुल, तो ये याद रखना है आपको, ठीक है। तो ये 2 चीजें याद रखिए, ठीक है। अब कुछ लोग ऐसे भी बोलते हैं, कुछ क्रिटिक हैं, कहते हैं कि भाई इतना क्यों ये एंटोनियो हर समय सेबास्टियन के साथ क्यों रहना चाहता है। तो फिर यहीं पे एक बात आ जाएगी, और उस बात को जो है, चूंकि अब लिटरेचर के स्टूडेंट हैं तो आप लोग जरूर जानिए। और वो बात क्या आ जाएगी कि जब सेम प्रकार के जो है जेंडर में रिलेशनशिप होता है, तो उस रिलेशनशिप को क्या बोलते हैं सत्यदेव जी? LGBT बताइए, उसको हम क्या नाम देंगे? उसको हम बोलेंगे कि लेस्बियन बोलते हैं, क्या बोलते हैं? तो लेस्बियन जो होते हैं वो फीमेल वाले होते हैं, वो गे मेल वाले होते हैं, ठीक है। तो ये चीज है। तो इनका जो है ये बोलते हैं या होमोसेक्सुअल बोलते हैं? हाँ, होमोसेक्सुअल तो कॉमन है, वो तो मैं बोलता तो सब लोग जान जाते हैं, लेकिन मैं टर्म की बात करना चाहता था, है ना। तो होमोसेक्सुअल तो मान लो अलग चीज है, वो सेम है, वो सबको समझ में आएगा कि सेम प्रकार के जेंडर के लोग जब एक दूसरे की ओर अट्रैक्ट रहते हैं या जो भी उनका रिलेशनशिप हो।
तो उसको होमोसेक्सुअल बोलते हैं। अब यहीं पे जब बात आई है ना, तो मैं आपको एक और बता दूं, एक और कैरेक्टर है एंटोनियो, जो हमने प्ले पढ़ा मर्चेंट ऑफ वेनिस। क्या पढ़ा? मर्चेंट ऑफ वेनिस। मैं वहां बता नहीं पाया था, मेरे दिमाग से मिस हो गया था उस दिन, आज आ गया तो बता दे रहा हूं। तो ऐसा बोला जाता है कि एंटोनियो का इतना ज्यादा अट्रैक्शन जो है बसेनियो के तरफ क्यों है, बसेनियो को इतना ज्यादा वो चाहते हैं। तो वहां भी ये तर्क बहुत से लोग देते हैं कि इन दोनों लोगों में बाइसेक्सुअल कहते हैं। हाँ, ठीक है। तो ये जो है कुछ ऐसे रिलेशनशिप हैं जो आपको मिल रहे हैं, ऐसा एंटोनियो के सेबास्टियन के रिलेशनशिप को बोला जा रहा है, ऐसे इधर मर्चेंट ऑफ वेनिस में। तो बहुत भौचक्का नहीं होना कि एग्जाम में आ जाए तो आप डर जाओ, अरे ये कैसे हो गया, ये तो हम सोचे ही नहीं थे। सोच लो आज, है ना। अच्छा, अब आगे एक और बड़ी बात बताते हैं। आपके एक बहुत बड़े राइटर हैं, क्योंकि अब सब लोग थोड़ा सा बड़े लेवल पे भी जानिए, ये नहीं कि केवल राइटर हैं इतना जान लो। एक बहुत बड़े राइटर हैं और बहुत ज़्यादा दिन जिए नहीं, लेकिन कुछ प्ले लिखा और बहुत ही फेमस हुआ, कुछ स्टोरीज लिखी, बहुत ही फेमस हुआ, और वो भी बहुत ही बड़े होमोसेक्सुअल या गे माने जाते हैं। कोई नाम बता सकता है? पता है लेकिन याद नहीं आ रहा है अभी। बहुत एक मिनट सुन जाओ। एक मिनट बहुत आगे नहीं जाना है, मॉडर्न एज से पहले आना है, और मैं आपको उसके एक वर्क का नाम बता सकता हूं, और ये सभी ने कक्षा 10 में पढ़ा है, द हैप्पी प्रिंस, ऑस्कर वाइल्ड। यस, ऑस्कर वाइल्ड। हाँ, तो याद रखना, इतना बढ़िया अबाबिल, हाँ, इतना बढ़िया लगता है जब उसको पढ़िए तो। हाँ सर, उसको बैन किया गया था सर इंग्लैंड में। हाँ, तो ये जो है द हैप्पी प्रिंस बहुत ही फेमस स्टोरी, बहुत ही फेमस, बहुत मजा आता था पढ़ने में, ठीक है। और ये जो इसको जो है लिखने वाले राइटर हैं ऑस्कर वाइल्ड, इनको याद रखना। अगर हम बात करते हैं आर्ट फॉर आर्ट सेक, क्या बोलते हैं, आर्ट फॉर आर्ट सेक, तो उसके कौन दो बड़े प्रोपाउंडर थे, एक ऑस्कर वाइल्ड का नाम उसमें आता है जम के, तो याद रखना इसको। ऑस्कर वाइल्ड जो है आर्ट फॉर आर्ट सेक के बहुत बड़े समझ लीजिए कि वो थे, मानने वाले थे। और इसके अलावा इनका एक प्ले है, क्योंकि आप लोग याद रखिए, कभी कभी अगर हिस्ट्री देखिए, जो इम्पोर्टेंट राइटर्स हैं उनसे कहीं भी पूछा जा सकता है। एक वर्क है द इम्पोर्टेंस ऑफ बीइंग अर्नेस्ट, क्या है, एक ड्रामा है द इम्पोर्टेंस ऑफ बीइंग अर्नेस्ट, इसको आप लोग नोट कर लें, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, द इम्पोर्टेंस ऑफ बीइंग अर्नेस्ट। ये प्ले जो है इनका बहुत ही फेमस प्ले है, बहुत ही फेमस प्ले। और इसके अलावा एक नावल है इनका बहुत फेमस है, जो कि होमोसेक्सुअल थीम पे है। कोई बता सकता है उस नावल का नाम? द पिक्चर ऑफ डोरियन ग्रे। वाह, क्या बात है, नोट कर लो। बहुत ही फेमस वर्क है ये, द पिक्चर ऑफ डोरियन ग्रे, ठीक है, बहुत ही फेमस वर्क है, उसको पढ़ना कभी बहुत मजा आएगा आपको। तो ये क्विज। अब यहाँ से जो अगर एक क्वेश्चन भी आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है तो हमारे लिए बहुत बड़ी बात है। जैसे एक आर्ट फॉर आर्ट सेक्स, सर ये पिक्चर ऑफ डोरियन ग्रे गॉथिक नॉवेल है शायद? नहीं, गोथिक नावल है, गोथिक नावल के पूरे एलिमेंट हैं उसमें, लेकिन आप याद रखना कि मैं जो एक एलिमेंट की बात कर रहा हूँ कि उसमें गे जो है, जो होमोसेक्सुअल कैरेक्टरिस्टिक्स है वो दिखाया गया है, ठीक है। तो वो आप पढ़ोगे तो स्टोरी पता चलेगी। थ्योरी जो अप्लाई होती है उसमें वो क्या नाम है, होमोसेक्सुअलिटी दिखाई गई थ्योरी में। बिल्कुल। और जो उसका जेनर है वो है गोथिक फिक्शन। ठीक है, तो अब क्लियर है सभी को? आगे बढ़ते हैं भाई। कैरेक्टर के साथ कुछ और भी चीजें मैं रिलेट करके आपको इसलिए बताने की कोशिश करता हूं कि ये तरीका आप सीख गए। हाँ, तो आपने देखिए टेम्पल इसको कनेक्ट किया है उससे। हाँ बोलिए, क्या कुछ बोल रहा है? सर हैमलेट में भी मदर और सन के रिलेशनशिप को भी कुछ डिफरेंट वे में दिखाया गया था ना? मतलब वो तो ओडिपस कॉम्प्लेक्स है वो, है ना, उसको भी हम बात करेंगे, हैमलेट पे आएंगे तो, है ना। अभी फिलहाल उसके लिए टर्म जानिए, ओडिपस कॉम्प्लेक्स, ठीक है। और ओडिपस कॉम्प्लेक्स में होता क्या है कि जब मतलब जो कोई मतलब सन और मदर, या जो विपरीत आप ये कह लीजिए, जो अपोजिट जेंडर्स हैं, और अब वो चाहे सन का हो मदर के प्रति या डॉटर का हो फादर के प्रति, जो ये अपोजिट जेंडर्स के प्रति इन्फैचुएशन होता है, ठीक है। हाँ, तो उसी को हम ओडिपस कॉम्प्लेक्स बोलते हैं। क्लियर है? जो एक बहुत ही ग्रीक फेमस प्ले है ओडिपस,
तो उसमें कुछ ऐसा ही स्टोरी है कि वो अपनी मदर से जो है मदर से शादी कर लेता है, तो उसी को वो इतना फेमस हो गया कि उसी पे आ गया ओडिपस कॉम्प्लेक्स। और हमारे बहुत ही फेमस साइकोलॉजिस्ट हैं फ्रायड, तो फ्रायड साहब ने उसी को बेस करके अपना ये कॉन्सेप्ट दिया है ओडिपस कॉम्प्लेक्स। तो मेरे ख्याल से क्लियर होगा सभी को बात है। यस सर। हैमलेट तो हम कम से कम देखिए भाई, मुझे नहीं लग रहा कि हैमलेट को मैं कम से कम 6 से 10 लेक्चर के बीच में, इससे कम में तो नहीं कंप्लीट कर पाऊंगा। हैमलेट में बहुत कुछ आपको बताना है, बहुत जबरदस्त प्ले है। कहानी तो सबको पता है छोटी सी, लेकिन वही मैंने कहा ना, ओथेलो की कहानी कितनी थी, लेकिन जब ओथेलो को मैं पढ़ाने लगा तो कितनी चीजें हो गई। मर्चेंट ऑफ वेनिस कितनी थी, लेकिन जब आप जाएंगे डीप जाएंगे, भाई शेक्सपियर ऐसे तो ग्रेट राइटर है नहीं, उनके टेक्स्ट में कुछ है उसी से हमें सीखना है, पढ़ना है। अब मालवोलियो की बात करते हैं। ये एकमात्र ऐसा कैरेक्टर है जिसे ट्रेजिक बोला जा रहा है। अगर हम बोलते हैं, अगर कहते हैं कि ये ट्रेजिडी है, अगर आप बोले कि ये ट्रेजिडी है 12th नाइट, तो यस दिस इज द ट्रेजिडी ऑफ मालवोलियो। ठीक है, एक कैरेक्टर ऐसा है जो शुरू से अंत तक इस पूरे प्ले में दुखी रहता है, परेशान रहता है, और अंत में जब ये प्ले एंड होता है तो सबको धमकी देके जाता है कि आई विल टेक रिवेंज, ठीक है, टू एवरीवन। तो फिर ये कैरेक्टर जो है, अब देखा जाए तो दुख की बात है, सब हंस रहे हैं, एक आदमी रो रहा है, एक आदमी गुस्सा हो रहा है, एक आदमी बदले की भावना में है। तो कहीं ना कहीं प्ले की एंडिंग तो आपको लग तो रही है कि हाँ बढ़िया हुई है हंसी मजाक के साथ, लेकिन एक आदमी तो बहुत दुखी है यहाँ पे, ठीक है, और वो दुखी सिर्फ ऐसे नहीं, बदला लेने की भावना के साथ गया है। तो थोड़ा सा यहाँ ध्यान रखना, यस दिस इज द ट्रेजेडी ऑफ मालवोलियो, ठीक है, एक कैरेक्टर की ट्रेजेडी तो है यहाँ पे। और ये मालवोलियो है कौन भाई? ये प्यूरिटन है। क्या है? प्यूरिटन आप सभी लोग को पहले भी मैं बता चुका हूं और भी पहले डिस्कशन हो चुका है। ये प्यूरिटन कौन होते हैं? ये प्यूरिटन ऐसे लोग होते हैं जैसे कहते हैं कि देखो भैया, हंसना मना है, हंस नहीं सकते, बहुत ज्यादा पार्टी नहीं कर सकते, बहुत मस्ती नहीं कर सकते। अगर ये सब आप कर रहे हो बीजेपी गवर्नमेंट हाँ, जैसे वैलेंटाइन के समय जो है बीजेपी गवर्नमेंट क्या करती है, अरे भाई मेरे को ये सब मत बोलने दो। तो वैलेंटाइन में क्या होता है कि बिल्कुल एकदम मतलब वो सख्त रूल होता है ना, तो कुछ ऐसे ही समझ लो, मतलब ये इंजॉय के, मस्ती के, इन सब चीजों के खिलाफ होते हैं। जैसे मैं अगर किसी रिलीजन से जोड़ के बताऊं, तो आप मुझे किसी एक रिलीजन का नाम बता सकते हैं जो कि मतलब इस तरह से, हालांकि रिलीजन पे भी मुझे नहीं जाना चाहिए, बस ये समझ लो आप कि एक ऐसी चीज है, अगर हम बात करना चाहें तो हम जैनिज्म अपने यहाँ इंडिया में बोल सकते हैं, जो कि बहुत ही स्ट्रिक्ट रहते हैं, ठीक है, अपनी हर चीज को लेके। और यहाँ तक ये भी मानते हैं कि एक छोटा सा जो है, अगर हम मुंह खोले हुए हैं तो तब भी हम कोई ना कोई बैक्टीरिया हमारे मुंह में आ रहा है और ये गलत है, तो अपने मुंह को बांध के रखते हैं। गलत नहीं है सर, वो भी नहीं मरना चाहिए। हाँ, वो भी नहीं, उसको भी झाड़ पोछ करके बैठेगा। हाँ, तो मतलब ये सब चीजें, तो ये इसी तरह प्यूरिटनिज्म जो है, ये क्रिश्चियनिटी का सबसे ज्यादा जो स्ट्रिक्ट पार्ट है वो प्यूरिटनिज्म कहा जाता है। सबसे पहले आपको पता है कैथोलिक्स थे, तो फिर उसमें बहुत ज्यादा कमियां आ गई, तो फिर उसके बदले तो फिर क्या आया? रिफॉर्मेशन आप सभी को पता है रिफॉर्मेशन क्या है? जो जितनी भी कैथोलिक रिलीजन, जो क्रिश्चियनिटी की कैथोलिक ब्रांच थी, उसमें बहुत ढेर सारी कमियां आ गई, और शुरू में सिर्फ कैथोलिक ही था, तो इतनी ज्यादा ढेर सारी कमियां आ गई कि फिर उसके बाद ये होगा कि विरोध होने लगा जगह जगह। मार्टिन लूथर और कुछ आपके किंग हेनरी VIII बिल्कुल विरोध में आ गए ये लोग, और फिर सबके अपने अपने रीजन थे। और फिर उसके बाद क्या हुआ कि नया धर्म आया, जिन्होंने प्रोटेस्ट किया, प्रोटेस्ट करने की वजह से क्या कहलाए वो? प्रोटेस्टेंट। फिर उसके बाद अब ये आए, कुछ नए लोग आए, इनको कहे नहीं ये भी मजा नहीं आया, बहुत ज्यादा सुधार नहीं हो पाया, तो कहे नहीं हम दूसरा मानेंगे, और वो बन गए क्या? प्यूरिटन। वो बन गए प्यूरिटन, और ये बिल्कुल स्ट्रिक्ट रहते थे, बहुत ज्यादा स्ट्रिक्ट रहते थे, ठीक है, हंसना नहीं है, रोना नहीं है, मतलब बहुत ज्यादा। अब देखते हैं भाई, तो ये क्या होता है भाई, इनके साथ मजाक हो जाता है प्ले में। कैसे मजाक हो जाता है? ये क्या करते हैं ये लोग भाई, अन्य जो कैरेक्टर हैं, सर टोबी हैं, मारिया हैं, है ना, ये लोग मस्ती कर रहे होते हैं, और भी जो कैरेक्टर हैं ऑक्चीक, तो वो सब लोग जो है कहीं मस्ती कर रहे हैं, कुछ ऐसे हंस रहे हैं, तो तब तक ये क्या आ गए? ये आ गए, गुस्से में आ गए, हाँ, और ये आ गए और कहे सब लोग शांत हो जाओ, अगर एक भी आवाज अब आ गई तो फिर अच्छा नहीं होगा, ठीक है, खूब चिल्लाने लगते हैं। तो लोगों को बड़ा अजीब लगता है यार कि हम लोग हंस रहे हैं, इसको क्या जा रहा है? तो फिर उसके बाद कहते हैं अब इसको मजा सिखाना पड़ेगा, इसके बदला लेंगे इससे हम लोग, हैं, इसको कुछ ऐसा करते हैं कि ये बहुत कूदता है ना कि हंसना नहीं है, ये नहीं, इसको कुछ ऐसा कर देते हैं कि ये फिर इसकी हालत खराब हो जाए। तो अब ये लोग क्या करते हैं कि लेटर लिखते हैं, बेनाम लेटर,
ठीक है। और वो ऐसा प्रिटेंड करवाया जाता है कि वो लेटर ओलिविया ने लिखा है। और उस लेटर को जो है इनके पास चुपचाप किसी तरह भेज देते हैं, इनके पास पहुंच जाता है इनके रूम में। और उस लेटर में जो है कुछ इस तरह से वो किया जा रहा था, कुछ टाइटल लिखा रहता है जिसका ये मतलब समझ में आ जाए कि ये इन्हीं को बोला जा रहा है, मॉलवोलियो को। और उसमें कुछ अजीब अजीब तरह से इसेंट्रिक चीजें करने को बोली गई हैं कि कुछ अजीब से कुछ ड्रेस पहन लो, हर समय मुस्कुराते रहो, और कभी भी अपनी आइडेंटिटी और लेटर वाली बात क्लोज करने की कोशिश मत करो। तो फिर ये बहुत मजाक के पात्र बन जाते हैं ओलिविया के सामने। और सब लोग जब फिर इसके बाद से इनको ये दंड दे दिया जाता है कि ये अजीब सा पागल हो गया है, कुछ इसका बिहेवियर अजीब सा हो गया है, इसको बाहर रखना ठीक नहीं, इसको एक कमरे में बंद कर दो। तो इस तरह इनको एक कमरे में ले जाके बंद कर देते हैं लोग। वहां वो खूब चिल्लाता है, खूब वो करता है, और फिर लास्ट में जो है उसको लाया जाता है तो फिर बहुत नाराज रहता है और कहता है मैं किसी को छोड़ूंगा नहीं, सबसे बदला लूंगा। क्लियर है, समझ में आ गया? यस सर। अब ये कैप्टन साहब हैं, लग रहा है आज कैरेक्टर ही हो पाएगा। चलो ठीक है, जल्दी जल्दी कर लेते हैं। स्टोरी लगभग हो गई है, कल हम एक तो सीन वाइज स्टोरी तो देखेंगे, है ना। अब देखो कैप्टन है, कैप्टन कौन है? ये शिप के कैप्टन है जो सैंक हो जाता है, जिसमें वायला सेबास्टियन रहते हैं। और फिर उसके बाद क्या, देखो पायल अब आ रही है, वायला और सेबास्टियन रहते हैं, ठीक है। फिर ये बाद में सेबास्टियन ऐसा लगता है कि वो नहीं है, जीवित हैं, तो फिर ये इसके बाद से जो कैप्टन हेल्प करते हैं वायला को, ठीक है। और वो उसे सजेस्ट भी करते हैं, ठीक है तुमने अच्छा डिसीजन लिया, सेजारियो के फार्म में जाओ, और उसको जॉब दिलवाने के लिए हेल्प करते हैं, ठीक है। तो ये ध्यान रखना है बस छोटा सा कि कौन हेल्प करता है, तो वायला को हेल्प करता है कैप्टन। अब कुछ माइनर कैरेक्टर हैं, उनको जल्दी जल्दी देख लेते हैं फास्ट। माइनर कैरेक्टर में कौन है? मारिया है, ठीक है। मारिया को क्या है भाई, मारिया बहुत ही क्लेवर कैरेक्टर है इसमें। ओलिविया की एक तरह से आप कह सकते हैं कि मेड है, वहां रहती है हमेशा, ठीक है। और तो ये जो है बहुत ही क्लेवर है, और ये हर समय किसके साथ रहती है? ओलिविया के अंकल है, अंकल का नाम बताओ भाई, सर टोबी, यहाँ नीचे दिया हुआ है, उसके साथ रहती हैं। और हमें प्ले के एंड में ये पता चलता है कि सर टोबी से इनकी शादी हो जाती है, ठीक है। तो याद रखना है, तो ये लोग जो है सर टोबी की भी शादी होगी मारिया से एंड में। अब सर टोबी कौन है? ये ओलिविया के अंकल हैं, बहुत ही वल्गर हैं, बहुत अच्छे नहीं दिखते हैं, ड्रंकर्ड हैं, ठीक है। तो ये इनको दिखता है, और ये बार बार जो है शूटर्स लाने की कोशिश करते हैं, ठीक है, ओलिविया के लिए। जबकि ओलिविया मना की रहती है कि हम किसी से शादी वादी नहीं कर सकते, लेकिन ये ऑक्चीक को लाने की कोशिश करते हैं, ठीक है, शादी के लिए, ठीक है। फिर सर एंड्रू ऑक्चीक यहाँ पे आ ही गए, ठीक है। ये कौन है? ये सर टॉबी के फ्रेंड हैं, और सर टॉबी जो है इनको लेके आए हैं कि ओलिविया से तुम्हारी शादी हो सकती है, प्रॉमिस किए रहते हैं, ठीक है। लेकिन ओलिविया इनको रिजेक्ट कर देती है। अब ये फेस्टिव को बहुत ध्यान रखना, फेस्टिव यहाँ पे क्लाउन है, तो आपको ध्यान रखना जितने भी कॉमेडी होते हैं उसमें क्लाउन का बहुत बड़ा रोल होता है, ठीक है। तो फेस्टिव जो है यहाँ पे क्लाउन है, इनके बहुत फेमस यहाँ पे स्पीचेस हैं, और लास्ट में जब प्ले एंड होता है तो इनके साउंड से ही एंड होता है। तो ये लोग गाना गाते हैं, अच्छे अच्छे सेंटेंस बोलते हैं, ठीक है, और बहुत ही फुल ऑफ ये कह सकते हैं कि इंटेलिजेंस से भरे होते हैं इनके जो स्टेटमेंट होते हैं, और कई बार हमें बहुत हंसाते हुए। तो ठीक है। अब एंटोनियो आप सभी को पता है, अभी मैं थोड़ी देर पहले ही बता चुका हूँ कि ये सेबास्टियन को बचाते हैं, जैसे कैप्टन वहां पे बचाते हैं वायला को, ऐसे सेबास्टियन को ये बचाते हैं, और सिप्रेक से। और एंटोनियो की जो फीलिंग है सेबास्टियन के लिए, ये थोड़ा सा बाउंड्री लाइन को पुश करती है, और ऐसा बताता है कि जैसे ये मेल फ्रेंडशिप और लव की बात हो रही, जो मैंने आपको बताया होमोसेक्सुअलिटी की बात। फिर फेबियन क्या है? एक अटेंडेंट है जो ओलिविया के हाउस होल्ड में रहते हैं, ठीक है। तो ये किए हैं। क्यूरियो क्या है? वन ऑफ आर्सिनोज अटेंडेंट, ध्यान रखना। वैलेंटाइन क्या है? ये भी एक अटेंडेंट है। तो अब एक एग्जाम में एक छोटा सा क्वेश्चन मैं आपसे अभी बता दे रहा हूँ कि सबसे पहले आपको प्ले में यदि ये पूछा जाए कि कौन जाता है ओलिविया के लिए जो है इनका ऑफर लेके शादी करने का, तो आप बता सकते हैं कि ओडिक ऑर्सिनो का रिलेशनशिप लेके ये कई अटेंडेंट, इनके 2 अटेंडेंट यहाँ दिखाई देते हैं, क्यूरियो एंड वैलेंटाइन। तो अब आपको ये बताना है कि क्यूरियो जाता है कि वैलेंटाइन जाता है? वैलेंटाइन। हाँ, तो इसको याद रख लो, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि वैलेंटाइन जाते हैं ओलिविया के पास इनके रिलेशनशिप को लेकर इनकी बात करने के लिए अगुआ बन के, लेकिन वो रेडी नहीं होते, ठीक है। तो रेडी नहीं होती हैं, और फिर ये आके बताते हैं, ठीक है। ये आगे एक बड़ी बात बताते हैं कि देखो उसके भाई की डेथ हो गई है, और वो तो इस समय बिल्कुल उसने सोच लिया है कि अगले 7 सालों तक किसी से वो शादी नहीं करेगी, ठीक है। उसका गम मनाएगी, उसके शोक में जो है रहेगी।
अब सोचो, जब ये बात सुनेंगे, ये बात आप में से कोई मुझे बताएगा, जब ये बात सुनेंगे ड्यूक तो खुश होंगे कि दुखी होंगे? एनीवन दुखी हो जाएगा सर। दुखी होंगे। अब मैं आपको बता दूं कि किंग यहाँ पे ड्यूक दुखी नहीं होते, खुश होते हैं। अब बोलो कैसे? ऐसे होते हैं, ये सोचते हैं कि जो लड़की अपने भाई के लिए 7 सालों तक, ठीक है, अब किसी को देख नहीं सकती है, किसी से शादी नहीं करेगी, वो सोचिए अपने भाई से इतना, जो किसी के प्यार के लिए इतना ज्यादा मतलब स्ट्रिक्ट है, अपने आप को लेके इतना ज्यादा त्याग कर सकती है, तो सोचिए वो अपने हस्बैंड के लिए कितना ज्यादा त्याग करेगी, कितना ज्यादा प्यार करेगी, है? तो भाई तो रिलेशनशिप है, हस्बैंड का रिलेशनशिप उससे भी कहीं ज्यादा बड़ा है, तो अपने हस्बैंड के लिए वो कितना ज्यादा वो कर सकती है, ये सोच के वो जो ओलिविया के प्यार के लिमिट को सोच के, उसके प्यार के लेवल को सोच के बहुत ज्यादा खुश होते हैं मन ही मन, कि अगर ओलिविया इतना ज्यादा अपने भाई के लिए कर सकती है तो अपने हस्बैंड के लिए कितना कर सकती है, इसलिए मुझे शादी तो ओलिविया से ही करनी है। क्लियर है सभी को ये बात? तो बस आज की क्लास इतनी ही रखते हैं। 7 बज गया है, मैंने कुछ लोगों से वादा किया है कि 7 बजे वाली टाइमिंग को क्रॉस नहीं करूंगा। थैंक यू एवरीवन फॉर ज्वाइनिंग द सेशन। आई होप दैट यू ऑल गॉट ऑल द पॉइंट्स व्हाटएवर आई हैव टॉट टुडे, एंड टुमारो विल डू एक्ट एंड सीन वाइज समरी ऑफ द प्ले, एंड इफ द टाइम विल रिमेन वी विल आल्सो डू सम क्वेश्चंस। ओके, टुमारो इन नेक्स्ट क्लास होगा। अच्छा, एक मैं रिकॉर्डिंग पहले आप करूं फिर